एवरीवन, मैं डॉक्टर रविंद्र और आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग पेन किलर लेते हैं कि पेन किलर लेना अगर बहुत ज़रूरी है तो आपको पेन किलर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पेन है और आप जो एक राइट ट्रीटमेंट है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन हैं, आप कहीं फैमिली फंक्शन में हैं या आप कहीं बाहर गए हुए हैं या फिर उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है जिसके लिए आपको कब तक पेन को बर्दाश्त करना है, तो इन सारी कंडीशंस में आपको पेन किलर लेना ही चाहिए। कुछ दिन के लिए पेन किलर लेना तो ठीक है, बट अगर आपको लगता है या और आप कई बार ऐसा होता है कि आप 15 दिन तक या 1 महीने से ज़्यादा भी पेन किलर ले रहे हैं, तो वहां पे आपको एक बार अपने आप को रीचेक करना पड़ेगा कि कहीं आप ज्यादा पेन किलर तो नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मेरी एज पर माय कंसर्न बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदाउट पेन किलर के सरवाइव करते हैं, जो विदाउट पेन किलर अच्छे से रहते हैं और उनको पेन भी हो जाए तो उस पेन से भी वो बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। मैं आपको कुछ कंडीशंस ऐसी बताऊंगा, पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किस किस कंडीशंस में जिसमें डॉक्टर भी पेन किलर नहीं देते हैं या अवॉइड करते हैं और पेशेंट भी पेन किलर नहीं खाता है या फिर बहुत कम पेन किलर पेशेंट को दिया जाता है। उसमें से कुछ कंडीशंस इस तरह से हैं। पेशेंट जिनको पेन किलर से एलर्जी है, ऐसे पेशेंट जिनको पेन किलर से एलर्जी है उनको जनरली डॉक्टर पेन किलर नहीं देते हैं और पेशेंट भी खुद मना करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को पेन किलर से एलर्जी है तो आप मुझे ये पेन किलर मत दीजिए। ऐसे पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है पेन किलर लेने के बाद में, ऐसे पेशेंट्स को भी डॉक्टर पेन किलर देते समय अवॉइड करते हैं या पेन किलर नहीं देते हैं। अगर कई बार फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के समय में कोई भी पेन किलर फीमेल्स को नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो फिटस को भी या जो पेट में पल रहे बेबी को भी वो उसका जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो उसको भी जाएगा। अगर कोई पेशेंट सीरियस मेडिकेशन पे है, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कुछ डिजीज होती हैं, अगर पेशेंट्स उसमें है और उसके लिए उसका मेडिसिन ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी पेन किलर अवॉइड कराया जाता है। इसके अलावा आप देखा जाए तो जो लीवर प्रॉब्लम है या रीनल प्रॉब्लम है उन कंडीशंस में भी पेन किलर को अवॉइड किया जाता है। रीनल इंपेयरमेंट का केस हो या चाइल्ड बिलो 14 हो या हेपेटाइटिस का पेशेंट्स हो, ऐसी कंडीशंस में पेन किलर अवॉइड किया जाता है। यहाँ पे जब मैं थोड़ा सा ओल्ड एज की मैं अगर बात करूं तो ओल्ड एज में क्या होता है, जो हमारे अबव 60 बल्कि आजकल तो बहुत अर्ली एज में भी होने लगा है, कुछ एज रिलेटेड जो डिजीज होती हैं वो जुड़ जाती हैं हमारे जो ओल्ड एज वाले जो लोग हैं। ऐसी कंडीशन में जब उनको कई बार बीपी का शिकायत होता है, कई बार शुगर का होता है, थायराइड का होता है, कॉन्स्टिपेशन का होता है, ये सारी चीजों के लिए वो ऑलरेडी मेडिकेशन पे होते हैं, वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे होते हैं। ऐसे में अगर उनको पेन के लिए एक मेडिसिन और प्रिस्क्राइब की जाए या वो एक मेडिसिन और लें तो उनका एडिशनल जो है वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा पर डे का डोज हो जाता है। ऐसे में पेशेंट खुद भी मेडिसिन लेके परेशान हो जाते हैं और वो खुद भी मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को जो कि मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं बट वो भी विदाउट मेडिसिन ठीक होते हैं और उनका भी जो है बिना मेडिसिन के वो भी सर्वाइव करते हैं। आइए जानते हैं कि पेन किलर हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करता है और क्या उसका जो फंक्शन है वो किस तरीके से उसको सारा वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एल्बो में पेन है, सपोज कीजिए इस एल्बो के मेरे फ्लेक्सर्स ग्रुप या आप कह लीजिए एल्बो की मसल्स की मुझे कोई मसल पुल हुआ है या कोई मसल से रिलेटेड मेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ है इसमें जिसकी वजह से मेरे को पेन हो रहा है। अब उस पेन को आपको देखना है, जब भी आपको कहीं भी पेन होगा तो आपकी बॉडी एक केमिकल रिलीज करेगी और वो जो केमिकल है वो आपका नोसिसेप्टिव्स हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो उसको कैरी करते हैं। उस केमिकल रिलीज होने के बाद ही वो एक्टिव हो जाते हैं और वो एक मैसेज लेके जाते हैं हमारे ब्रेन को। जब वो मैसेज ब्रेन को जाता है तो वहां पे आपको पता लगता है, ब्रेन को ये मैसेज पहुंच जाता है कि यहाँ पे आपको कुछ टेंडरनेस है, पेन है, कुछ इंजरी हुआ है, मसल पुल हुआ है, व्हाटएवर।
वो आपको वहां प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे नोसिसेप्टस फाइबर्स हैं वो वहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद ही जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है उनको पता है कि एफरेंट फाइबर्स होते हैं, इफरेंट फाइबर्स होते हैं, वो उसको कैरी करते हैं, कोई भी सेंसेशन को ले जाते हैं पहले दिमाग तक, फिर दिमाग से वो रिस्पॉन्स आता है। सपोज कीजिए आपको हाथ में कोई सुई ऐसे यहाँ पे चुभता है, तो आप बहुत जल्दी उसको हटा लेते हैं, मतलब आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं इससे पहले आप सोचे वो एक्शन हो जाता है। तो वो सारा का सारा फंक्शन जो है वो ब्रेन से होता है। यहां से जो हमारे एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो कैरी करते हैं, या आप कह लीजिए नोसिसेप्टर्स जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो उसको कैरी करते हैं, और वो जो सेंसेशन है वो ब्रेन को देते हैं, और ब्रेन से फिर एक्शन होता है। तो इस तरीके से ये सारा काम जो है ब्रेन करता है, और वही हमें पेन फील होता है। अब पेन किलर की बात करते हैं। सपोज कीजिए अभी भी मेरे को हैंड में वहीं पे मसल का पुल है और मैंने एक पेन किलर ले लिया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मेरा मसल है ये ठीक हो गया पेन किलर लेने से? नहीं। पेन किलर इसमें क्या करेगा, जो हमारे नोसिसेप्टिव जो फाइबर्स हैं, जो हमारे एफरेंट फाइबर्स हैं, जो हमारा केमिकल रिलीज हो रहा है उनको सबको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से वो सेंसेशन यहां से, प्रॉब्लम तो है यहां पे, लेकिन वो सेंसेशन ब्रेन को नहीं जाएगा। जब वो ब्रेन को नहीं जाएगा सेंसेशन, तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। पेशेंट को तो रिलीफ मिला, बट क्या उसका प्रॉब्लम ठीक हुआ? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं कहां पे आपको बताना चाह रहा हूं कि पेन किलर इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। उसने खाली आपके जो सेंसेशन, जो फाइबर्स, जो ब्रेन के जो फाइबर्स हैं, वो जो सेंसेशन लेके जाते हैं ब्रेन तक, उनका सेंसेशन को रोक दिया है। वो अब कोई वहां से कोई सेंसेशन लेके, पेन वाला सेंसेशन लेके वो ब्रेन तक नहीं जाएंगे, जिससे आपको पेन की फीलिंग नहीं होगी। इसके अलावा आपका जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करता है एज इट इज, जैसे आपका पेन पहले था। आपको पेन किलर जब भी आप ले रहे हैं तो आप हमेशा ये माइंड में रखें कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, वो आपका पेन को फॉर ए टाइम बिंग रोक रहा है। तो जब भी आप मेडिसिन लें, ये सोचें कि आप प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं या फिर आप टेम्परेरी उसको मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, तो मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब भी आपका नंबर 1 जो मेडिसिन से रिलेटेड जो हमारे साइड इफेक्ट है, आपका लीवर और किडनी का फेलियर जो है वो बहुत ज्यादा इसी में देखा जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी एक साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा पेन किलर लेने का। इसके अलावा भी देखेंगे तो पेन जो हमारे एब्डोमेन में जो पेन होता है, या अल्सर की प्रॉब्लम होती है, मसल स्टिफनेस होती है, या फिर आप बहुत कॉमनली देखा जाए जो प्रेगनेंसी में जो लोग कई बार पेन किलर ले लेते हैं तो उनको मिसगैरेज का प्रॉब्लम भी हो जाता है। इसके अलावा स्किन में आपको ईचिंग हो सकती है, या फिर कुछ रशिश बन सकते हैं। और अगर ऐसा भी बताया जाता है, एक रिसर्च में ऐसा भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर लेते हैं तो आपकी एज को ये 10 साल से भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एवरेज एज 80 जा रही है तो आपका वो 10 साल तक कम भी कर सकता है। तो ऐसे में आपको देखना है कि आपको पेन किलर कब लेना है और कब नहीं लेना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि फिर पेन किलर प्रॉब्लम के लिए हमें लेना है नहीं लेना है, कैसे, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सपोज कीजिए बहुत कॉमनली नेक में आपको पेन हुआ है। नेक में आपको देखना होगा कि नेक में आपको किस वजह से पेन है। बट मैं ये बताना चाहूंगा आपको, मैक्सिमम कंडीशंस में आपका मिस अलाइनमेंट की वजह से, या सबलक्सेशन की वजह से, या मसल्स इनबैलेंस की वजह से आपको नेक में पेन आता है। नेक का जो हमारा जो कर्व होता है, वो नेक का जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है। पीछे से हमारा नेक में ये कर्व होता है, ये अगर आप समझा मैं पा रहा हूं आपको, तो पीछे से ये कर्व होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो धीरे धीरे गर्दन को आप ऐसे टेढ़ा रखते हैं। तो जब आप टेढ़ा रखते हैं तो ये कर्व धीरे 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 ऐसे होने लगता है। कुछ लोगों की गर्दन ऐसे ही रहती है। और कई बार आप देखेंगे जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल या टैब यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा अगर ऊपर गर्दन करेंगे तो उनको पेन की फीलिंग होगी। कई बार पूरा मूवमेंट भी लोग नहीं कर पाते हैं, अगर आप जनरली देखेंगे। ऐसी कंडीशन में जबकि नेक का मूवमेंट, जो नेक का कर्व ये था, और आपने उसको स्ट्रेटनिंग की वजह से ये लिया और आपने उसमें पेन किलर लिया, तो क्या आपको लगता है कि नेक का जो पेन था
वो किस वजह से था? वो इस वजह से था कि उसका जो नेचुरल जो कर्व है वो आप कई मंथ से, सालों से आप उसको गलत तरीके से यूज करते आ रहे हैं। नेक का कर्व, पीछे से नेक ऐसा होना चाहिए, बट आपने क्या किया, आगे आप झुका रहते हैं गर्दन को, आप ऐसे रखते हैं गर्दन को, तो ये पीछे वाला जो हमारा कर्व है ये हमारा कर्व खत्म हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेक की हमारी स्ट्रेटनिंग होगी, नॉर्मल कर्व जो है वो रिड्यूस हो गया। अब जब ये नॉर्मल कर्व हमारा रिड्यूस हो गया है तो ऐसी कंडीशन में आप पेन किलर ले रहे हैं, दैट इज नॉट ए सॉल्यूशन। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, आप थोरेसिक पेन ले लीजिए। बहुत कॉमन है कि जब भी आपको थोरेसिक पेन हो तो वो किसी इनबैलेंस की वजह से ही होता है, मिस अलाइनमेंट की वजह से होता है, लेकिन उसके लिए भी लोग पेन किलर लेते हैं। या फिर स्पाइन में स्पाइन टेढ़ी हो गया है, सपोज कीजिए उसको स्कोलियोसिस हो गया है, काइफोसिस हो गया है, लोडोसिस हो गया, ये सारी कंडीशन स्पाइन से रिलेटेड है जिसमें अलाइनमेंट जाता है। जब लोअर बैक की हम बात करते हैं 90% केसेस में मिस अलाइनमेंट होता है स्पाइन में, उसकी वजह से होता है। आप क्या कर रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं। पेन किलर क्या सही में सॉल्यूशन है उस पेन का? सॉल्यूशन है पेन का? तो क्योंकि आपका मिस अलाइनमेंट है जिसकी वजह से आपको पेन आ रहा है। बहुत सारे लोगों में एज रिलेटेड नी पेन बहुत कॉमनली देखा जाता है। नी पेन में क्या होता है, कुछ इस तरीके से लोग समझते हैं कि हड्डी बढ़ गई है, गैप रिड्यूस हो गया है, जो उसमें जो नीचे दोनों जॉइंट्स के बीच में जो एक सॉफ्ट पैड होता है जिसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, सॉफ्ट पैड हो गया है, वो घिस गया है जिससे दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं। हड्डियां क्यों रगड़ खा रही हैं? क्या पेन किलर खाने से वो ठीक हो जाएगा? या आपका डेफिशिएंसी है आपको कैल्शियम की, आप कैल्शियम ले सकते हैं या अदर मेडिसिन ले सकते हैं, दैट इज ओके। बट इसके अलावा अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो वो क्या सही में आप पेन किलर ठीक कर रहे हैं? आप किसी भी पेन किलर के लिए जब भी आप किसी मेडिकल साइंस में आप जाएंगे तो डॉक्टर हमेशा आपको, या किसी बड़े हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो आपको हमेशा पेन किलर ट्वाइस इन अ डे दिया जाता है। आपको साथ में एक कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन दी जाती है, आपको एक मल्टीविटामिन भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, आपको एक जेल भी जो कि लोकल एप्लीकेशन के लिए बोला जाता है वो दिया जाता है, या इसके अलावा मल्टीविटामिन के साथ आपको कैल्शियम या फिर ग्लूकोसामाइन भी बहुत कॉमनली दिया जाता है। सो ऐसी कंडीशन में अगर डेफिशिएंसी है तो आपको वो सब चीजें लेनी है। बट आपका क्योंकि जॉइंट का प्रॉब्लम है, आपके मसल्स कैप्सूल लूज हो गए हैं जिसकी वजह से वो आपस में रगड़ खा रहे हैं एंड यू आर कंटिन्यूअस टेकिंग मेडिसिन, तो आपको क्या लगता है, क्या वो घुटने का पेन जो कि आपके मसल्स लिगामेंट कैप्सूल लूज होने की वजह से वो हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं, वो गैप रिड्यूस क्यों हुआ? उस गैप रिड्यूस का कोज क्या है? आपके जो मसल कैप्सूल लिगामेंट जो है जो उसको टाइट करके रखते हैं, सपोज कीजिए ये गैप है, ये गैप मेंटेन रहना है इतना, तो अगर ऊपर की मसल्स लूज हो गई तो वो नीचे आएगा, और नीचे की भी मसल लूज हो गई तो और पास आएगा। नीचे से जब आप खड़े हैं तो प्रेशर नीचे से पड़ रहा है, ऊपर से आपकी बॉडी का वेट पड़ रहा है। मसल कैप्सूल में इतनी पावर नहीं है कि वो आपको स्ट्रेंथ से वो मेंटेन कर सके गैप को, तो वो क्या होगा, वो प्रेशर बनाएगा, आपकी बोन्स में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से आपको पेन आएगा। अब आप कहेंगे उसको हड्डी बढ़ गई है, या फिर आप कहेंगे कि पेन हो गया है, मतलब सबका अपना अलग अलग एक टर्मिनोलॉजी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या वो पेन किलर से ठीक हो जाएगा? या फिर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम आपकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको ग्लूकोसामाइन अगर चाहिए आपको कंप्लीट करेगा, दैट इज कंप्लीटली ओके। विटामिन डी है, ओके, वो आपकी डेफिशिएंसी को नॉर्मल लेवल तक लेके आएगा, कमी नहीं होने देगा कैल्शियम की। बट क्या वो आपके पेन के लिए सॉल्यूशन है? वो जो मसल कैप्सूल, जो लिगामेंट जो वीक हो गए हैं, क्या वो उसको हील करेगा? ये मेरा आपसे सवाल है। इसके अलावा बहुत सारे इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि आपको हील में पेन है। मिस अलाइनमेंट का एक क्लासिकल एग्जांपल है, जब आपका हील पेन होता है, आपका नी मीडियली रोटेट हो जाता है, आपका पेल्विक या आप कह लीजिए आपका फीमर जो है वो मीडियली रोटेट हो जाता है, आपका लिम्ब की जो लेंथ होती है, लेग की जो लेंथ होती है वो प्रॉपर नहीं होती, इक्वल नहीं होती, वो एक छोटा एक बड़ा आप फील करते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार हिल में भी पेन आता है, नी में भी पेन आता है और हिप में भी पेन आता है। ऐसे में पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखाते हैं और वहां पे भी वो उनको पेन किलर और कैल्शियम लिखने के बाद में फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड करते हैं। लेकिन पेशेंट यहाँ भी कंफ्यूज रहता है, उनको लगता है कि डॉक्टर ने लिखा है 15 दिन के लिए, वो उतने दिन में ठीक होना चाहिए, और फिजियोथेरेपी के रोल को या वो मसल की स्ट्रेंथ के रोल को वो समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके लिए लोग
अननेसेसरी मेडिसिन ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेडिसिन नहीं लेना, अगर आपको पेन ज्यादा है आप लीजिए मेडिसिन, लेकिन जैसे ही आपको रिलीफ मिले आप मेडिसिन छोड़िए, उसका एक्चुअल कोज पे जाइए। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली अगर आपको इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है या पेन है, आप लीजिए मेडिसिन, लेकिन अगर उस मेडिसिन को मोर देन 15 डेज हो गया, 1 मंथ से ज्यादा हो गया, तो यू हैव टू थिंक वंस कि पेन प्रॉब्लम नहीं है, पेन एक सिम्टम है कि वो आपको, मुझे यहां पेन हुआ, पेन प्रॉब्लम नहीं है, पेन एक सिम्टम है इन्फॉर्म करने के लिए ब्रेन को कि आपको प्रॉब्लम हुआ है, आप उसको करेक्ट कीजिए। लेकिन आपने क्या किया, उसको करेक्ट करने के बजाय आपने वो सिग्नल ही बंद कर दिया थ्रू पेन किलर। सो मेरा आपको एजुकेट करने का पर्पस ये है कि आप जब पेन किलर ले रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं अगर बात करूं आपको, फ्रोजन शोल्डर जो कि पेरी आर्थराइटिस या एडिसिव कैप्सुलाइटिस, बहुत सारे जो शुगर के पेशेंट्स हैं हमारे, उनमें बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है। और शुगर के आजकल इतने सारे पेशेंट्स हैं और इतने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है, उनको बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि वो कितना भी मेडिसिन लें, वो कितना भी डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाएं, वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता। फिर कैसे वो ठीक हो सकता है? कई बार आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको यहाँ पे एक इंजेक्शन दे देंगे, और कई बार आपको पता भी होता है कि वो स्टेरॉइड होता है, कई बार आपको पता भी नहीं होता कि वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है। आपको एक इंजेक्शन यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। या आपको हील में पेन है, जो मैंने मिसअलाइनमेंट वाला बताया, आपको वहाँ पे एक हील में एक इंजेक्शन दे देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। हील में आपने इंजेक्शन दिया, क्या मिसअलाइनमेंट ठीक हुआ? क्या जो एक्सेसिव प्रेशर जो एक पॉइंट पे आ रहा है वो रिड्यूस हुआ? नहीं, वो नहीं हुआ। आपने शोल्डर में इंजेक्शन लिया, क्या शोल्डर में इंजेक्शन लगने के बाद आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा? क्या आपको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फिर उसके लिए नहीं लेना पड़ेगा? क्या आपको मसल्स लिगामेंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए वर्क नहीं करना पड़ेगा? ये आपको सोचना होगा। ये सारे के सारे मेरे आपसे क्वेश्चंस हैं, और ये वीडियो देखना तभी आपके लिए फ्रूटफुल है जब आप इन क्वेश्चन को एक बार समझें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब बात आती है कि जब अगर पेन किलर ना लें, इतनी सारी प्रॉब्लम है, ये है, तो हम एक्चुअली में करें क्या? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपना एडीएल देखें, यानी कि आपका जो डेली रूटीन में जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। आप जो डेस्कटॉप लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसका आपका पोस्चर क्या है? क्या आप एर्गोनॉमिकली अपने पोस्चर को कैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब आप वर्क कर रहे हैं तो आपका डेस्कटॉप का हाइट कितना है? जब आप वर्क कर रहे हैं तो स्पाइन का जो नॉर्मल पोस्चर है आप उसके हिसाब से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो क्या आप अपने डेली रूटीन में क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो मसल वीक होना तो नेचुरल है, मसल वीक होंगे ही होंगे। आपको अपने एडीएल पे ध्यान देना है, आपको अपने डेली रूटीन पे ध्यान देना है, आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है, राइट पोस्चर कैरी करना है। इसके लिए अगर आपको जरूरत पड़े किसी एर्गोनॉमिस्ट या किसी अच्छे फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाके किसी फिजियोथेरेपी डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना है कि आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, और वो जो भी आपको एडवाइस करते हैं आपको सीरियसली उसको फॉलो करना चाहिए। बिकॉज एनी हाउ आपको अपना जॉब, अपना डेली वर्क तो करना ही है, बट वो वर्क आप कैसे प्रिकॉशन लेके कर सकते हैं वो एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जब हम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो ऑप्शन है वो फिजियोथेरेपी भी सामने आता है। जब भी आप फिजियोथेरेपी की, आप फिजिकल के उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं या स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो 80-90% आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, वो उसका सॉल्यूशन आपको फिजियोथेरेपी में मिल जाएगा। फिर चाहे वो नेक का पेन हो, शोल्डर का पेन हो, एल्बो का पेन हो, नी का पेन हो, हील का पेन हो, या फिर हिप का पेन हो, किसी भी स्पाइन से रिलेटेड पेन हो, आपको ये सोचना है कि जब आप बहुत बड़े एक मल्टी स्पेशलिटी 5 स्टार हॉस्पिटल में जाते हैं और वो आपको बहुत अच्छी मेडिसिन लिखने के बाद भी आपको फिजियोथेरेपी के लिए रेफर करते हैं, तो उसका रीजन क्या है? एक्चुअली उसका जो कोर है ना वो फिजियोथेरेपी में है। आपको कई बार लोग समझते हैं, कई बार लोग नहीं समझते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसको, बहुत ही इजी वे में, एक सिंपल लैंग्वेज में, एक लेमन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और जो लोगों को अभी भी नहीं कुछ चीज़ें क्लियर हुआ है, वो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आपको उन क्वेश्चंस को एक बार सोचना है। केवल आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आपको कब मेडिसिन लेना है, कब मेडिसिन नहीं लेना है। ये जस्ट एक कॉमन सेंस है कि आप जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे पहले आपने अपना रूटीन चेक किया कि नहीं चाहिए, आपने प्रिकॉशन लिए नहीं लिए। एक मिनट और लूंगा इस वीडियो में। सपोज कीजिए आपने मेडिसिन भी लिया और आपने फिजियोथेरेपी भी लिया, लेकिन आपने अपना डेली रूटीन चेक नहीं किया, उसमें वो प्रॉब्लम एज इट इज बना हुआ है, तो भी आपको फॉर ए टाइम बिंग वो पेन किलर से जाएगा, बट वो वापस फिर से पेन आएगा। सो हेल्दी रहिए, और
do regular exercises and careful about your health. And when you're taking medicine, be careful that it's really good for you or not. So यहां मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू वेरी मच. नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलिए, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो के बारे में वो आपको अपडेट देता रहेगा.